नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो 17वीं बीपीएससी के अंतिम महीने की रणनीति कैसी हो इस पर केंद्रित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम के राजीव है। मैं 60 से 62वीं बीपीएससी में अंतिम रूप से चयनित हुआ था। उसके बाद मैंने 63वीं 64वीं 65वीं की प्री भी दी थी और अभी मैं बिहार में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 17वीं बीपीएससी में अब तक क्या प्रगति हुई है। तो इसमें आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 4 नवंबर थी, जो बीत चुकी है। और प्री एग्जाम की तिथि, मुख्य परीक्षा लगभग फरवरी में होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 4,70,000 आवेदन गिरने की मीडिया रिपोर्ट आ रही है। तो इस पर वैकेंसी भी, जैसे आप सबको पता है, कुल वैकेंसी 2031 है। तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। बीपीएससी के इतिहास में इतनी वैकेंसी शायद कभी नहीं आई थी। तो एक सुनहरा मौका है। और 2031 वैकेंसी पर लगभग 20 से 25,000 प्री के रिजल्ट आने वाले हैं। और आप लोग ये बात जानते हैं, प्री सिर्फ मेंस के लिए एंट्री गेट है। मतलब आप अगर प्री में कितना भी मार्क्स कर लें, उससे का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। मार्क्स मेंस के ही जुड़ते हैं फाइनल मेरिट में। तो प्री है जो मेंस के एंट्री गेट है। तो प्री अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस में आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और मार्किंग पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें, तो अब तक जो हर साल 150 प्रश्न ही पूछे जाते रहे हैं, इस बार भी 150 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। उसमें जो सही नंबर है, जिस पे आप क्वेश्चन को सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेंगे, और गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप 3 सवाल गलत बना देते हैं तो एक सही सवाल भी आपका कट जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना होगा। और कट ऑफ की बात करें तो 67वीं बीपीएससी का कट ऑफ आप देख रहे हैं 113 है। और जबकि कुल वैकेंसी 802 थी, वहीं 68वीं की सिर्फ 91 है और 69वीं की भी 91 है। तो आप सोच रहे होंगे 67वीं की कट ऑफ ज़्यादा क्यों है। तो दोस्तों 67वीं कट ऑफ इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि उस साल नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव मार्किंग आने से कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चंस पे जो अटेम्प्ट लें वो सावधानी से लें। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने हम अपनी तैयारी को एक रूपरेखा नहीं दे सकते हैं। और आज के समय में इतने सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि हम भटक जाएंगे। तो सिलेबस बढ़िया से जानना चाहिए। और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। तो इतिहास से 25 से 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से है। लगभग 15 से 20 प्रश्न सिर्फ इस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास से 3 से 5 क्वेश्चन और मध्यकालीन भारत के इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी तरह राजनीतिक शास्त्र से भी 10 से 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान से आपको 5 से 6 सवाल रहेंगे। राजनीतिक व्यवस्था से कुछ सवाल रहेंगे। और संविधान संशोधन, पंचायती राज, केंद्र और राज्य सरकार से भी कुछ सवाल है। इसके बाद हम आते हैं भूगोल से। भूगोल से भी 14 से 18 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें भारत के भौतिक भूगोल से ज़्यादा सवाल होते हैं। राजनीतिक और आर्थिक भूगोल से भी रहते हैं, विश्व के भूगोल से भी रहते हैं, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी रहते हैं। अब आते हैं अर्थशास्त्र पे। दोस्तों अर्थशास्त्र से 12 से 15 सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र को मैं 2 सेक्शन में बांटता हूँ, एक डायनेमिक इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिक इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स के सवाल बहुत कम ही रहते हैं, मुश्किल से 2 या 3 रहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन डायनेमिक इकोनॉमिक्स के रहते हैं। डायनेमिक इकोनॉमिक्स से मतलब हो गया कि जो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, जो हाल फिलहाल के इकोनॉमिकल जो घटनाक्रम है उनसे जुड़ा हुआ है, वो डायनेमिक इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो जब आप करंट पढ़ते हैं तो इसको भी बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा, तभी आप ये जो है आप डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी से सवाल अच्छे खासे आ रहे हैं। 28 से 30 प्रश्न आ रहे हैं। जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन, रसायन शास्त्र से 10, भौतिकी से 10, एक एवरेज है। ऐसा मतलब हर साल आए जरूरी नहीं है, लेकिन औसतन 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भौतिकी जो साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उनके लिए भौतिकी और रसायन शास्त्र तो आसान हो जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग वाले जो हैं खासकर उनके लिए जीव विज्ञान पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है।
और ज़्यादातर तो इंजीनियर ही भर रहे हैं फॉर्म्स को और क्वालिफाई भी कर रहे हैं। अब आते हैं बिहार विशेष पर। बिहार विशेष से भी 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था, बजट और जो महत्वपूर्ण बिहार से घटनाक्रम है, सभी सेक्शंस को कवर किया जा रहा है और किसी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी दायरा बहुत बड़ा है, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं पूछी जा रही हैं, महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं खेल कूद से जुड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अंतरिक्ष से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो चर्चा में रहते हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता के भी 10 प्रश्न आपको पूछे जाते रहे। तो सामान्य मानसिक योग्यता में आपको रीजनिंग भी पूछ देते हैं, कभी कुछ अर्थमेटिक भी पूछ देते हैं, कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन भी पूछ देते हैं और कुछ बाकी जो आपका मैथमेटिकल एबिलिटी है उसका भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कोई दायरा फिक्स नहीं है, लेकिन बेसिक होता है, आसान होता है, आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि तैयारी 30 दिन में कैसे करें। तो इसके लिए मैंने अपनी एक रणनीति बनाई थी जिसको आप सभी को साझा कर रहा हूँ। इसमें मैं जो भी बुक पढ़ता था, हालांकि मैं लिमिटेड रिसोर्स को यूज करने में विश्वास करता हूँ, तो मैं जो भी बुक पढ़ता था उसमें जब मैं उसे पहली बार पढ़ता था जो भी उसमें इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे मैं उनको अंडरलाइन कर देता था। तो मेरा बुक लगभग 60 से 70% अंडरलाइन हो जाता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी जो इम्पोर्टेंट लगता था उसको अंडरलाइन कर देता था। और दूसरी बार उस बुक को जब मैं पढ़ता था तो जो मुझे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता था उनको हाईलाइट कर देता था। और जब तीसरी बार मैं उस बुक को पढ़ता था तो जो इम्पोर्टेंट डेटा थे, फैक्ट थे, उनको मैं सर्कल कर देता था। इससे मुझे रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलती थी, क्योंकि जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचा होता था तो मैं अंडरलाइन वाले पूरे सेंटेंस पढ़ता था। जब एग्ज़ाम के 15 दिन बचे होते थे तो मैं सिर्फ हाईलाइटेड वाले जो किए थे उनको पढ़ता था। और एग्ज़ाम के 5 दिन 7 दिन जब बचते थे तो मैं सिर्फ सर्किल वाले पॉइंट्स को देखता था। उसमें मुझे 2 घंटे 3 घंटे में पूरे एक जैसे हिस्ट्री पूरा रिवाइज हो जाता था या पॉलिटी रिवीजन हो जाता था। तो ये मुझे काफ़ी मदद मिला इससे। तो ये मैं चाहता था आपको शेयर करूं। इसके अलावा भी मैंने कुछ रिवीजन टेक्निक्स अपनाए थे। तो मैं कुछ चीट नोट्स बना लेता था, जैसे मान लीजिए कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निर्देशक तत्व है, तो उनको मैं एक कागज पे लिख लेता था और पॉकेट में रख लेता था। अब मैं कहीं घूमने गया, सब्जी लाने गया बाजार में या बाजार से कुछ सामान लाने गया तो रास्ते में उसको एक बार दो बार देख लिया। ये मैं तब तक करता था जब तक वो सेक्शन मुझे पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ याद नहीं हो जाए। इसके अलावा मैंने यूट्यूब से जो वीडियो होते थे जो मुझे पसंद होते थे उनको मैं डाउनलोड कर लेता था और ईयरफोन के माध्यम से जब मैं ऑफिस जाता था तो रास्ते में सुनते जाता था, या फिर जब टहलने जाता था तो रास्ते में सुनते जाता था, या फिर जब खाना बनाना होता था कभी तो भी उस समय रास्ते से सुनते हुए खाना बनाता था। तो मुझे खाने बनाने में भी कभी मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी मिला तो मैं इसको अपनाया तो उसमें मुझे बोरियत भी फील नहीं हुई और याद भी हो गया। तो हम चाहेंगे कि आप भी उस ट्रिक्स को यूज करें। उसके अलावा छोटा छोटा टारगेट सेट करें, जैसे 2 दिन का टारगेट, 3 दिन का टारगेट। ज़्यादा बड़ा टारगेट सेट करने पे आपको बर्डन ज़्यादा महसूस होगा। जैसे हिस्ट्री की रिवीजन करनी है तो आप 3 दिन का टारगेट सेट करें, जिसमें से 1.5 दिन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रखें, बाकी 1.5 दिन इस पार्ट के लिए रखें। इससे होगा क्या कि अगर आप एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी 2 दिन होगा आपके पास, तो बाकी जो पोर्शन है उसको आप कवर करेंगे। तो छोटा छोटा टारगेट सेट करें और उसको जरूर अचीव करें, क्योंकि बड़ा टारगेट में डिमोटिवेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसको नहीं पूरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये ट्रिक भी मैंने अपनाया था और मेरे लिए कारगर रहा था, तो मैं सोचा कि आपको शेयर कर दूं। अब अंतिम 30 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या करें और क्या ना करें। तो क्या करें, पहले हम इस पे फोकस करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राजनीतिक शास्त्र में संविधान संशोधन है, महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इनको विशेष रूप से आप रिवाइज करते रहें। इनमें कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन एग्जाम में उनसे जरूर सवाल पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो जिस सेक्शन में आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस सेक्शन को विशेष रूप से आप रिवाइज करें
अपने जो शॉर्ट टारगेट बनाएंगे उसमें उस सेक्शन को जरूर डालें। इसके बाद से अभी के समय में आप मैथ की जो तैयारी करनी थी कर चुके हैं, अभी के समय में अब नई तैयारी ना करें। और एक मेरा सजेशन होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बजाय आप बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बायोलॉजी से एक या दो क्वेश्चंस बढ़ने की उम्मीद हमेशा रहते हैं, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक लिमिटेड नॉलेज के बाद से आपको नॉलेज बनाना टफ हो जाता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लास्ट मोमेंट पे आप उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके उस पर अपनी वो पकड़ नहीं बना सकते, लेकिन बायोलॉजी में आप ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे विचार से अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के बजाय बायोलॉजी पे थोड़ा सा समय ज़्यादा दे सकते हैं। इसके अलावा चीट नोट्स का जो टेक्निक था और डाउनलोड वीडियो सुनने की जो टेक्निक थी, टहलते हुए, घूमते हुए, कोचिंग जाते हुए, उसको अपना सकते हैं। बिहार स्पेशल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। करंट अफेयर्स को भी फोकस करें। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर विशेष रूप से देख लें। और मेरा एक सजेशन रहेगा कि करंट अफेयर्स के लिए इस समय में डिटेल्स व्याख्या वाली मैगजीन से बचें और छोटे मैगजीन्स वन लाइनर टाइप जो होते हैं, पतले मैगजीन्स आते हैं, उन पे फोकस करें, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्जाम में बैठना है और आप खाली दिमाग के साथ, मतलब बिना बुक के साथ आप बैठेंगे, सिर्फ दिमाग के साथ जाएंगे। तो दिमाग में अगर बातें होंगी तभी आप उनको लिख पाएंगे। बाकी नोट्स में, बुक में कितना भी बात हो जाए वो आपकी अपनी नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखें। उसके अलावा अभी का जो समय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए जो जितनी ज़रूरत है उतना सोएं, स्वस्थ भोजन करें और दोस्तों और घर वालों से बात करते रहें। तो ये तो थी क्या करें। अब हम जानते हैं क्या ना करें, क्योंकि अंतिम समय में क्या ना करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भी आप रिवीजन करते रहें। मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स कर रहे हैं तो भी रिवीजन करते रहें। यह कंपटीशन है, 2 से 3 सवाल भी अगर आपके ज़्यादा गलत हो जाएंगे तो आप बाहर हो सकते हैं। दूसरा है, अनावश्यक डिस्कशन से बचें। दोस्तों से जो अनावश्यक डिस्कशन होती है उससे बचें, क्योंकि इससे समय बढ़ जाएगा और कुछ आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तीसरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रूटीन ना बनाएं कि मुझे 18 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है। इस ढंग का रूटीन से बचें, एक बैलेंस्ड रूटीन बनाएं। और अभी के समय में नया टॉपिक तो बिल्कुल ना पढ़ें। और एक और बात, नया टेक्स्ट बुक बिल्कुल ना खरीदें। रिसोर्स लिमिटेड करें, अनलिमिटेड रिसोर्स के चक्कर में ना पड़ें। अगर यूट्यूब में किसी एक वीडियो को देख रहे हैं तो उसी को देखें, अलग अलग वीडियो, अलग अलग टॉपिक बार बार ना देखें। रिसोर्स लिमिटेड करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह ज्ञान की बाढ़ बह रही है और उस बाढ़ में आप बह ना जाएं, इसलिए इसको ध्यान रखें कि रिसोर्स लिमिटेड करें। तो चलिए, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो मैंने बताया है उससे लाभ होगा और इस एग्ज़ाम में आप सभी क्वालिफाई होके आएंगे।